अयाज साहब, वजीर जंग की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने सुनी, धमकियां दिए जा रहे हैं, खुदा खुदा करके मुज़ाकरात की जानिब अगर आने लगते हैं तो फिर धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या ये फेस सेविंग है अपने अवाम के लिए, या फिर मीडिया पर आकर जानबूझकर ऐसी बातें की जाती है ताकि ईरान को प्रेशराइज किया जा सके? असल में वो आज वो आमिर कहते होते हैं ना, ट्रंप की हड्डी खुलनी है, वो आज नहीं खुली। तो वजीर जंग ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी हट्टी खोल के, तो ये धमकियाँ शमकियाँ जो ट्रंप साहब ने लगानी होती है मैं लगा देता हूँ। उन्होंने धमकियाँ लगा दी। वो मैं इन धमकियों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, जैसे ट्रंप साहब की बातों को मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, जब तक कि वो हमारी तारीफ़ ना करें, वो मुझे सीरियस बात लगती है। देखिए, डेवलपमेंट तो है आज जो होने जा रहा है कि वहाँ से फ़ोन आना, प्राइम मिनिस्टर से बात करना, फिर फील्ड मार्शल से बात करना, और उसके बाद उनका पाकिस्तान आना, चाहे 2 घंटे के लिए आए, यहाँ पे बातचीत होगी। उसके बाद मस्कत और मास्को जाना। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट विज़िट है इस हवाले से कि ईरान अब निकला है वहाँ से, और उसके बाद वो रशिया से भी बात करेगा। मुमकिन है कि कल को आपको पता चले को चाइना का विजिट भी उनका हो जाए, और इस तरह सी चीज़ें आगे बढ़ती रहें। उसकी वजह यह है कि बेशक बज़ाहिर खामोश तमाशाई बने हुए रशिया और चाइना भी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसमें चाइना को हो रहा है ना। चाइना को सबसे ज़्यादा तेल चाहिए। पहले वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया तेल पे ट्रंप ने, उसके बाद फिर अब वो पूरी कोशिश ये है कि ईरान के तेल पे भी किसी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। लेकिन बात वही है कि जब आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस वहाँ नहीं उतार सकते तो फिर जाहिर है फिर आप बढ़ के मार सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि ये सब कुछ तबाह कर दिया मैंने, हर चीज़। बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोई प्लानिंग थी नहीं। वेनेजुएला मॉडल जहन में था, और ट्रंप साहब को शायद इसी तरह से लगा होगा कि बस हमने आना है। ये कह सकते हैं ट्रंप साहब के लिए आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। ये एग्जैक्टली ये बड़ी खूबसूरत बात की आप, बड़ी शार है, मैंने हिसाब लगाया कि आउट ऑफ सिलेबस जब आया है तो फिर उनको समझ नहीं आ रही कि अब मैं करूं क्या। मतलब वो इम्तहान में तो बैठ गया हूं, अब पर्चा हल नहीं हो रहा। ये पर्चा हल करने के लिए वो फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है वो इधर उधर ना मुमकिन कोई वो बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि तू पर्चा ही से नहीं बनाया, मैं कितों हल करना था। ट्रंप साहब असल में मुश्किल में फंस गए और पूरी दुनिया को फंसा दिया। अब निकलना वो भी चाहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ईरान भी भाई क्यों, मतलब जंग ईरान क्यों चाहेगा कि दोबारा अमेरिका अटैक करे, और फिर आपने हॉर्मोज को बंद रखना किसके मफाद में है? पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। देखिए ना, ऑयल फिर महंगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज वो जैसे कि वादा किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सस्ता करेंगे, वो फिर $100 से ऊपर चला गया। खैर, जब ये इतला आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं तो 1.6% गिरा। शुक्र है थोड़ा सा गिरा। और अब मुझे नहीं पता कि आज क्या करने जा रही है गवर्नमेंट हमारे साथ, क्योंकि 3 हफ्ते तो इन्होंने आराम से कमाई कर ली है पेट्रोल पे। अब आज अगर कम नहीं करते तो फिर साडा अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर सानू ट्रंप नल की लगे तो ईरान नल की लगे। बात तो ठीक है। नाज़रीन, अयाज साहब आपका पॉइंट भी आ गया। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की कि क्या कोई डील मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका की धमकियां मुसलसल जारी हैं। नबी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ अब फिर आपसे ही करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अब ये चल रहा है कि जंग में आखिरी मुक्का किसने मारा है, क्योंकि दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि हमने अहदाफ भी हासिल कर लिए और हम जीते हुए। तो आपके ख्याल में कौन जीता इस जंग में? अच्छा देखिए, बात यह है कि सिर्फ ये जीतने की जहां तक बात की जाए तो ये देखा जाए कि क्या अहदाफ क्या लेके चले थे। ट्रंप के अहदाफ क्या थे? क्या वो रिजीम चेंज करने आया था? क्या वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने आया था? क्या था उसके माइंड में? और ये अब वो गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहा। हमने देखा कि वो रिजीम चेंज से लेके और फिर अब आके बात कहां पे अटकी हुई है, आबनाए हुर्मुज पे, जो कि जंग से पहले खुला हुआ था। तो जो उसके ऑब्जेक्टिव थे, अगर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाए तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ओबामा के साथ उसने ईरान ने डील करके उसमें कमिटमेंट कर दी थी कि मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना। अच्छा, उसके बाद इस जंग से पहले जो है वो जो ओमान के मीडिएशन में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी वो सारी चीजें ऑलमोस्ट जितनी भी अमेरिकन कंडीशन थी वो
ईरान ने मान ली थी, और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो उसने ये बात कही भी थी कि जंग जो है वो इस वजह से नहीं हुई कि नेगोशिएशन में ब्रेक डाउन हुआ है, जंग इस वजह से हुई कि नेगोशिएशन में ब्रेक थ्रू होने जा रहा था, और ब्रेक थ्रू जो है वो इजराइल के इंटरेस्ट में नहीं था, तो वो इजराइल ने चढ़ाई की और फिर जो है वो अमेरिका शामिल हो गया। तो ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि जी पासदाराने इनकलाब जो रिजीम है, जिसको वो रिजीम कहते हैं, कि पासदाराने इनकलाब को ख़त्म किया जाए। और इससे पहले हमने देखा भी कि वहाँ पे जिस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो इन्होंने करवाए थे, और वो फिर जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया इंटरनेशनल मीडिया ने, और जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, तो अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव कोई नहीं अचीव हुआ। मिलिटरीली ठीक है, आपने वहाँ पे हजारों टारगेट जो है वो हिट कर लिए, क्या उसके नतीजे में आपने ईरान को सरेंडर करने पे मजबूर किया? क्या उसके नतीजे में आप ईरान में जो है एक शोरश बर्पा करने में कामयाब हुए? क्या उसके नतीजे में आपने उनकी जो टॉप लीडरशिप को, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को पहले ही हल्ले में जो है वो डीकैपिटेट कर दिया? तो क्या उसके नतीजे में वो रिजीम गिर गई? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उल्टा ये हुआ कि आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लाके फंसा दिया कि आबनाए हुर्मुज, जो कि ईरान ने तारीख में कभी बंद नहीं की थी, उसने वो आबनाए हुर्मुज बंद कर दी। आबनाए हुर्मुज बंद करके अमेरिका को और बाकी पूरी दुनिया को ईरान ने जो है ना वो काफी परेशान किया। जी सही। अच्छा मोहम्मद मेहदी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका जो है वो ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं करवा पाया और बाकी मुमालिक की तरह ये आसान हदफ नहीं था? दूसरी बात ये कि 1990 से इसराइल कह रहा है कि जो ईरान है वो एटमी हथियार हासिल कर लेगा, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया। जी बिल्कुल, सिलेंडर जो है वो ईरान ने नहीं किया, और ईरान जो है वो आज वाले दिन तक डटा हुआ है। और आप ये देखिए कि उसकी जो सियासी हुकूमत है या पासदारान है, उनकी लीडरशिप के अंदर जितनी मर्जी शहादतें हो गई, लेकिन उनके अंदर एक जो सीक्वेंस था, वो सीक्वेंस आज भी अपनी जगह बरकरार है। और जो उनकी स्ट्रेटजी थी जो पहले दिन थी, या जो उनके नजरियात थे जो पहले दिन थे, वो आज भी पूरी तरह उसी पर कायम है। तो इस हवाले से तो ईरान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंच सका, शहादतें होने के बावजूद, तबाही होने के बावजूद। अब जहां तक रहा कि ईरान जो है वो इसमें से उसको क्या हासिल हुआ या क्या नहीं हुआ, देखिए एक और बात भी हो गई। बहुत अरसे से 79 से ये महसूस था कि एक दिन ईरान की और अमेरिका की जंग होगी, तो आखिरकार ये जंग हो गई। और जो लोग इस बात को समझते थे, उन्हें पता था कि ईरान के पास दो ही हथियार है। एक हथियार उसके पास ये है कि वो दुनिया के पहले 5 ममालिक में शामिल है जिसके पास तवानाई के ज़खायर है, और दूसरा ये है कि वो वाहिद मुल्क है दुनिया का तवानाई के साथ साथ एक आबी गुजरगाह भी रखता है। तो उसने वो दोनों चीजें जो है वो भी करके दिखा दी कि मैं तवानाई को किस तरह डिस्टर्ब कर सकता हूँ, और किस तरह आबनाए हुर्मुज की तरह जो 6000 साल से एक जगह थी जहां से लोग गुजरते थे और अपना कारोबार करते थे, उसने उसे भी बंद करके दिखा दिया। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये पूरी दुनिया के लिए और खास तौर पे एशियाई ममालिक के लिए, क्योंकि 23% जो यहाँ से पेट्रोल गुजरता है उसमें से सिर्फ 7.5% जो है वो यूरोप इस्तेमाल करता है।